जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रिसर्च व्लॉग से आफ्ताब अहमद आपके सामने हाज़िर हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा होगा। आज के दिन मैं जिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं वो है टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं लिटरेचर रिव्यू को लिखने के लिए। इसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हम लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या है और लिटरेचर रिव्यू को लिखने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। आज के दिन का जो टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू करने के लिए कौन कौन से तरीक़ेकार टाइप्स जो हैं जो मौजूद हैं उन पे हम आज बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स जो हैं मौजूद हैं लिटरेचर रिव्यू करने के लिए। 6 टाइप्स जो हैं बेसिकली मौजूद हैं लिटरेचर रिव्यू को लिखने के लिए। सबसे पहले आर्गुमेंटेटिव रिव्यू है, सेकंड इंटीग्रेटिव रिव्यू है, थर्डली हिस्टोरिकल रिव्यू है, फोर्थली मेथडोलॉजिकल रिव्यू है, फोर्थली मेथडोलॉजिकल रिव्यू है और फिफ्थली सिस्टमैटिक रिव्यू एंड सिक्स्थली एंड लास्टली थ्योरेटिकल रिव्यू। तो ये 6 बेसिक टाइप्स हैं लिटरेचर रिव्यू को करने के लिए। हम बात करते हैं सबसे पहले आर्गुमेंटेटिव रिव्यू की कि आर्गुमेंटेटिव रिव्यू क्या होता है। आर्गुमेंटेटिव रिव्यू जो है बेसिकली जब भी आप किसी एक ख़ास आर्गुमेंट को, किसी अजम्पशन को, किसी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम को जो कि ऑलरेडी डिबेट का, एस्टैब्लिश्ड डिबेट का हिस्सा है या एस्टैब्लिश्ड लिटरेचर का हिस्सा है या एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज का हिस्सा है, या आप यूँ कह सकते हैं कि वो मेजर डिबेट्स जो कि आज कंटेम्प्रेरी फील्ड के अंदर, सोशल साइंसेस की फील्ड के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से आप या तो किसी की सपोर्ट में लिखते हैं या आप किसी को रिफ्यूट या कॉन्ट्रेरी जो आर्गूमेंट्स हैं वो लिखने की कोशिश करते हैं। तो argumentative review is basically that examines literature selectively in order to support or to refute the existing arguments, existing assumptions, existing philosophical problems in an established body of knowledge, in an established body of literature, या किसी भी फील्ड के अंदर जिसके अंदर अच्छा खासा काम हो चुका हो, उसमें से आप ऐसा डाटा उठाने की, ऐसा लिटरेचर उठाने की कोशिश करते हैं जिसके आप इन फेवर आर्गूमेंट करते हैं या आप जिसके अगेंस्ट जो है आर्गूमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप आर्गूमेंट बिल्ड करेंगे इधर इन फेवर और इधर इन रिफ्यूजल और कॉन्ट्रेरी आर्गूमेंट बिल्ड करेंगे, तो आर्गूमेंट बिल्डिंग का प्रोसेस जब आप अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग लिटरेचर रिव्यू, तो उस प्रोसेस के दौरान आप बेसिकली जो है आर्गूमेंटेटिव लिटरेचर रिव्यू जो है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे चलते हैं इंटीग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू। तो इंटीग्रेटिव लिटरेचर रिव्यू जैसे कि उसके नाम से जाहिर है कि आप जब चीज़ों को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, डिफरेंट रिव्यूज़ को, डिफरेंट क्रिटिक्स को सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं, समराइज करने की कोशिश करते हैं, इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग एक नया फ्रेमवर्क, एक नया पर्सपेक्टिव किसी एक खास पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जनरेट कर सकें, आप डेवलप कर सकें इन फेवर ऑफ कि आप जिस टॉपिक के ऊपर, जिस सोशल प्रॉब्लम के ऊपर, जिस रिसर्च टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हैं,
उससे रेलिवेंट। अगर मैं इसको समराइज करूं तो आप कोई भी जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में से डिफरेंट डाटा सेट को उठा के उनको रिव्यू करते हैं, उनको क्रिटिक करते हैं, उनको सिंथेसाइज करते हैं, या आप उनको समराइज करते हैं टू डेवलप अ न्यू फ्रेमवर्क, टू डेवलप अ न्यू बॉडी ऑफ नॉलेज और पर्सपेक्टिव इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक जो कि अंडर रिसर्च है, जिसके ऊपर आप लोग काम करना चाह रहे हैं। तो दिस type of literature review is basically called integrative literature review. नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पे है हिस्टोरिकल लिटरेचर रिव्यू। इससे पहले हमने 2 टाइप्स देखी। हिस्टोरिकल लिटरेचर रिव्यू क्या है? हिस्टोरिकल लिटरेचर रिव्यू जब भी आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस को किसी खास टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और उसमें आप इन चीज़ों का ख्याल भी रखते हैं कि उस टाइम पीरियड में उस टॉपिक, उस इशू, उस थ्योरी या फिनोमेना जो उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के अंदर या पास्ट के अंदर, माजी के अंदर जो इस्तेमाल हुआ है, उसको अपने सोशल प्रॉब्लम को या अपने रिसर्च प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस मीन्स कि आप कंटेक्सचुअल बैकग्राउंड या कंटेक्सचुअल एनालिसिस कर रहे हैं उन तमाम इवेंट्स का जो कि आपकी रिसर्च से रेलेवेंट इससे पहले हिस्ट्री के अंदर किसी खास स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो है अकर हो चुके हैं। So, historically literature review focuses on examining research throughout a period of time, जिसके अंदर आप जिन चीज़ों को कंसीडर करते हैं वो कोई खास इश्यू हो सकता है, वो कोई खास कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई थ्योरी हो सकती है, कोई फिनोमेना हो सकता है कि जो कि लिटरेचर के अंदर, जो बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर जो है इमर्ज हुआ हो या एग्जिस्ट करता है, ताकि आप किसी खास प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकें अपनी रिसर्च के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथडोलॉजिकल रिव्यू। तो मेथडोलॉजिकल रिव्यू जैसे कि उसके नाम से जाहिर है कि जब आप डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस को रिव्यू करते हैं किसी खास किस्म के फ्रेमवर्क की अंडरस्टैंडिंग या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए at different levels at different stages, this means कि आप इस रिसर्च के अंदर जो मेथडोलॉजिकल रिव्यू है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें जो चीज़ें फोकस में रखनी चाहिए, जो जिन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए आप डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, उसमें आप थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस को कंसिडर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड वर्क जो है या फील्ड एक्सपेरिमेंट्स उनको फोकस कर सकते हैं, आप रिसर्च अप्रोचेस जो इस्तेमाल की गई उनको कंसिडर कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन के हवाले से कौन कौन से मेथड्स या टूल्स जो हैं अप्लाई किए गए उनको रिव्यू किया जा सकता है, या रिसर्च के हवाले से जो एनालिसिस टेक्निक्स जो आप की गई किसी खास पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर उनको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्लेन your research topic, to explain your research methodology, to explain your research problem, कैसे आप different social issue को, single और multiple social issues को किन methodological techniques को इस्तेमाल करते हुए explore करने की कोशिश करेंगे। तो in methodological review you are basically trying to review existing methods, existing techniques, existing research processes, existing data collection techniques, and as well as analysis technique to explain your problem, to explain your social problem for the sake of better understanding of your research work. Next है जी systematic review। तो systematic review is basically you people are required to purposely document, to critically evaluate and to summarize very scientifically all the researches about a clearly defined research problem. This is the most simplest form according to me
कि जब आप सिस्टमेटिक रिव्यू करते हैं तो आप जो है जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में से जिन डॉक्यूमेंट्स या जिन रिसर्चेस को आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसमें से आप इंतहाई पर्पजली डॉक्यूमेंट्स, लिटरेचर, आर्टिकल्स, बुक्स जो हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। देन यू पीपल आर रिक्वायर्ड टू एवेलुएट, फिर आप उनका एनालिसिस करते हैं कि इसमें से या इनमें से कौन सा डाटा ऐसा है जो कि आपके रिसर्च के लिए इस्तेमाल हो सकता है या इस्तेमाल होना चाहिए। देन आफ्टर इवेलुएशन आप उनकी समरीज डेवलप करते हैं, आप उनको सिंथेसाइज करते हैं, आप उनको इंटीग्रेट करते हैं ताकि आप अपनी रिसर्च के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकें फॉर योर research problem, for to define your research problem, to support your research problem. नेक्स्ट है थ्रेटिकल रिव्यू। तो थ्रेटिकल रिव्यू जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि जब आप एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ थेरीज में से डिफरेंट थेरीज को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं अपने मखसूस इशू को एक्सप्लेन करने के लिए। तो दिस मीन्स कि आप लोग जो है वो थ्रेटिकल पैराडाइम या थ्रेटिकल लिटरेचर रिव्यू को इस्तेमाल करने जा रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर। The purpose of this form is to examine the body of theory that has collected regarding an issue, concepts, theory or phenomena। आप उसमें से ऐसी theories को एनालाइज करेंगे, ऐसी थेरीज को एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे जो किसी एक खास टॉपिक, किसी खास कॉन्सेप्ट, किसी खास इशू के ऊपर जो है एग्जिस्ट करती हैं रिगार्डिंग एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें ये नहीं होगा कि आप कोई भी थेरी उठाएंगे, जैसे कि मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि यू आर सपोज to review existing literature very relevant to your research problem, your research जो है statement। इसी के अंदर जो चीज़ें मेनली आप कंसिडर करते हैं तो दिस थ्रेटिकल रिव्यू इज बेसिकली हेल्प्स यू टू एस्टैब्लिश नंबर वन व्हाट थेरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि आप जिस टॉपिक के ऊपर काम करने जा रहे हैं उससे रेलेवेंट थेरीज कौन कौन सी ऑलरेडी आपके जो है फील्ड के अंदर, आपके टॉपिक के अंदर या टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो है वो मौजूद हैं। देन इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अगर एक से ज़्यादा थेरीज आपके टॉपिक के ऊपर मौजूद हैं तो उनका आपसी जो रिलेशनशिप है उसको समझने में ये आपकी हेल्प करती है। एंड एट नंबर थर्ड, दिस आल्सो हेल्प्स टू एस्टैब्लिश to what degree the existing theories have been investigated and to develop new hypotheses to be tested। जब आप theoretical review करते हैं तो theoretical review basically helps you to find out, to dig out what gaps exist in existing body of knowledge, जिसकी बेस पे आप नया hypothesis जो है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जिसको आप आफ्टर डाटा कलेक्शन जो है टेस्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारा दूसरा हिस्सा है आज की प्रेजेंटेशन का कि लिटरेचर रिव्यू लिखने के दौरान आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर यू पीपल्स हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू। और इन बातों का, इन हेडिंग्स का आपको ड्यूरिंग राइटिंग योर लिटरेचर रिव्यू आपको ख्याल करना चाहिए। नंबर वन, यूज एविडेंसेस। जब भी आप कोई भी रेफरेंसेस या लिटरेचर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी प्रॉपर एविडेंसेस, ऑथर नेम, ईयर नेम, टाइटल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, पेज नंबर्स, each and everything is required to use as evidences. This will enhance the quality of your product. Your interpretation of the available sources must be backed up with evidences।
ऐसा नहीं होगा कि आप लिटरेचर रिव्यू करें ही नहीं और आप अपनी ही बात को एक्सप्लेन करें। आप जो भी कॉन्सेप्ट देंगे, जो भी आइडिया देंगे, जिस भी रिसर्च टॉपिक के ऊपर आप लोग काम करना चाह रहे हैं, दैट टॉपिक मस्ट बी जो है उसको सपोर्ट होनी चाहिए। जो एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज है उसमें से जो है एविडेंसेस आप लोग इस्तेमाल करेंगे और उन एविडेंसेस को, उनकी जो साइटेशन है, बोथ इन साइट एंड बिब्लियोग्राफिक, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर सेकंड जो है, हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू या ड्यूरिंग राइटिंग योर लिटरेचर रिव्यू आपको जिन बातों का ख्याल करना है, बी वेरी वेरी सिलेक्टिव, सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, जब आप डिफरेंट बुक्स का, आर्टिकल्स का मुताला करेंगे, तो उनमें से आपने वो वाला डाटा जो है सेलेक्ट करना है कि जो मोस्ट रेलिवेंट टू योर रिसर्च टॉपिक्स है, ना कि आप किसी भी किस्म का डाटा जो है उसमें अंदर कोट कर सकते हैं। जब आप हाईली स्पेसिफिक रहेंगे, सेलेक्टिव रहेंगे, तो एट द एंड जब आप उन चीज़ों को सिंथेसाइज या समराइज करेंगे तो वो प्रोसेस जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू चूज मेंशन्ड शुड रिलेट डायरेक्टली टू योर रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा कि आपको अपने टॉपिक, अपने रिसर्च इंटरेस्ट के साथ इंतहाई जो करीबी रिलेशनशिप वाला जो लिटरेचर है उसको इस्तेमाल करना होगा अपनी रिसर्च के दौरान। और इसमें आप फॉलो कर सकते हैं थीमेटिक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, आप मेथोडोलॉजिकल अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज कोट्स केयरफुली। जब भी आप किसी वर्बैटम्स टाइप की चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे अपने रिसर्च के अंदर, तो उनको इस्तेमाल करने के दौरान आप इंतहाई केयरफुल एटीट्यूड जो है उसको इस्तेमाल कर अप्लाई करेंगे, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग सर्टन टर्मिनोलॉजीज दैट वाज कॉइन्ड बाय ऑथर, नॉट कॉमन नॉलेज आर टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द स्टडी। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप डायरेक्टली किसी और उससे उठाते हैं, तो उनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनका एग्जैक्ट वर्डिंग जो है उनको एज इट इज़ लिखना या वर्बैटम को एज इट इज़ यूज़ करना इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जब भी आप वर्बैटम को यूज़ करें या आप लोग सर्टन टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनको यूज़ करने की कोशिश करें, तो उनके अंदर दरमियान उनको लिखने के दौरान इंतहाई एहतियात जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट जो है समराइज करना या सिंथेसाइज करना। तो सिंथेसाइज और समराइज करने के प्रोसेस के दरमियान जो है, रिमेंबर टू समराइज एंड सिंथेसाइज योर सोर्सेज विद इन ईच थीमेटिक पैराग्राफ एज वेल एज थ्रू आउट द रिव्यू। जब भी आप थीम्स समराइज या सिंथेसाइज का प्रोसेस करेंगे, जो थीमेटिक अप्रोच है, जो थीमेटिक पैराग्राफिंग है, या जो हेडिंग्स जिनके अंदर आप लोग कंटेंट जो है लिखना चाह रहे हैं, लिटरेचर लिखना चाह रहे हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए उनके हेडिंग्स के अंदर आप लोग चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली आप इस टेक्निक को, इस फ्लो को फॉलो करेंगे अपने तमाम रिव्यू प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट, कीप योर ओन वॉइस। इस तरह नहीं होगा कि जब आप रिसर्च रिव्यू कर रहे हैं तो आप बीइंग अ रिसर्चर अपने आप को बोल जाएं। तो आपका बीइंग अ रिसर्चर होना उस रिसर्च के अंदर, उस लिटरेचर रिव्यू के अंदर, उस आर्टिकल के अंदर नज़र आना चाहिए। यू शुड बी इन योर रिसर्च, कि आप सिर्फ आप उसको लिटरेचर के ऊपर जो है नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट, यूज क्वेश्चन व्हेन पैराफ्रेजिंग। एक बहुत बड़ा मसला कि हम जब पैराफ्रेजिंग करते हैं तो हम पैराफ्रेजिंग करने के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम जो है या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हम उस स्टेटमेंट का, उस पैराग्राफ का जो मेन थीम है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी आप किसी का लिटरेचर जो है, किसी का जो साइटेशन है, किसी का काम जो है उसको अपनी रिसर्च के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो आपने उस पैराग्राफ का, उस सेंटेंस का या उस आर्टिकल का जो मेजर थीम है उसको किसी सूरत पैराफ्रेजिंग के दौरान इग्नोर नहीं करना। ट्राई योर लेवल बेस्ट टू इन्फॉर्म योर रीडर अबाउट एक्चुअल या एक्यूरेट ओपिनियन ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। इसको आप एज अ लिटरेचर जो है अपनी स्टडी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं।
कॉमन मिस्टेक्स जो नॉर्मली आपको देखने में मिलती हैं जब आप लोग रिसर्च लिटरेचर रिव्यू जो है वो करते हैं, उसमें सबसे पहले कि आप लोग जो जिन सोर्सेज से डाटा उठाते हैं उनको आप लोग या हम लोग या वो उनको एक्नॉलेज नहीं करते अपनी रिसर्च के अंदर। सोर्सेज इन योर लिटरेचर रिव्यू डू नॉट क्लियरली रिलेट टू योर रिसर्च प्रॉब्लम। जी नेक्स्ट बात करते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको हमें लिटरेचर रिव्यू जब हम कर रहे होते हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ यह है कि जो लिटरेचर रिव्यू आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो आपके रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेट नहीं करता, इसलिए कोशिश ये की जानी चाहिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि जब भी आप रिसर्च रिव्यू लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो उसका आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। Number 2, you people do not take sufficient time to define and identify the most relevant sources। हम अपना टाइम कंज्यूम या टाइम इतना अच्छा टाइम नहीं देते कि हम अच्छी चीज़ें जो हैं regarding to define or to identify the most relevant sources about your research problem। So the suggestion is कि please spend your good time to define and to identify those sources that is most relevant to your research problem। generic opinions जो हैं वो आपके research problems को explain नहीं कर सकते, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा relevant cases जो हैं वो उठाने होंगे अपने research problem को explain करने के लिए। uncritically accepts। अब नॉर्मल रूटीन में ये देखा गया है कि हम जो एग्जिस्टिंग रिसर्चेज हो चुके हैं उनके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, एज इट इज़ उसको एक्सेप्ट करके अपनी रिसर्च के साथ रिलेट कर देते हैं या अपने एनालिसिस के साथ उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो वे पीपल आर रिक्वायर्ड कि हम जो है एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें। द नेक्स्ट वन इज़ कि हम लोग एज अ रिसर्चर उन बातों को या उन रिसर्चेस को अपनी स्टडी का हिस्सा बनाते हैं जो हमारी स्टडीज़ को या हमारी रिसर्च को वैलिडेट करती हैं, और हम उन रिसर्चेस को छोड़ देते हैं जो कि हमारी स्टडी या हमारी फाइंडिंग से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हम इन केस ऑफ सिमिलैरिटीज़ आपको उसको जस्टिफाई करना होता है, और इन केस ऑफ डिसिमिलैरिटीज़ और कॉन्ट्राडिक्शन आपको उसको भी जस्टिफाई करना होता है कि कैसे आपकी स्टडी जो है पिछली रिसर्चेज से मैच करती है और कैसे वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है पिछली स्टडीज से। जी हमारा जो लास्ट स्लाइड है आपके सामने कि आप कहाँ कहाँ से जो है लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस जो है हम वी आर वेरी वेल अवेयर कि हम कहाँ कहाँ से जो है लिटरेचर रिव्यू करते हैं। इस मौजूदा स्लाइड के ऊपर आपके पास 3 डिफरेंट किस्म के सोर्सेज जो हैं वो दिए गए हैं। नंबर 1 इज़ जर्नल सोर्सेज, नंबर 2 इज़ सेकेंडरी सोर्सेज एंड नंबर 3 इज़ द प्राइमरी सोर्सेज। जर्नल सोर्सेज में आपके न्यूज़पेपर्स हैं, आपके मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, रीडर गाइड्स हैं, इस तरह की चीज़ें। और जो सेकेंडरी बुक्स हैं उसमें आप बुक्स ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड रिव्यू ऑफ रिसर्च। और अगर हम प्राइमरी सोर्सेज की बात करें तो प्राइमरी सोर्सेज में जर्नल्स, एब्स्ट्रैक्ट, आर्टिकल्स, बुक्स, एजुकेशनल, रिसर्च, इंफॉर्मेशन सेंटर, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपके टॉपिक को रिलेट करती हैं, तो आप उनको इन 3 कैटेगरीज से या 3 सोर्सेज से उठा सकते हैं फॉर द सेक ऑफ योर रिसर्च रिव्यू। थैंक यू जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। फॉर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कुछ ख़ास चीज़, कोई ख़ास टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस को स्टूडेंट्स के साथ, बाकी दोस्तों के साथ जो इन एरियाज़ के साथ, इन रिसर्च के साथ इन टच हैं, इन चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।